नमस्कार बच्चों। प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्याएं क्लास 10 पांचवा प्रश्न। ऊपर पांचवा प्रश्न जैसे कि दिया हुआ है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी वो क्या कह रहा है कि क्या कोई संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे 6 की पावर में कितनी लगाऊं, जैसे 10 है ये 0 पर समाप्त हो रहा है, 20 ये भी 0 पर समाप्त हो रहा है, 100 ये 0 पर समाप्त हो रहा है, 1000, 120, 140 इकाई का अंक 0 है तो वो 0 पर समाप्त हो रहा है। तो 6 की पावर कोई भी हो सकती है, n का मतलब है 6 की पावर कुछ भी हो सकती है। तो 6 की पावर कितनी लें, 10, 20, 21, 100, 1000 की उनका जब गुना करें, जैसे मैंने 2 लिया, 6 की पावर n की जगह 2 लिया तो 6 6 36 यानी 6 पर समाप्त हुआ। 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, तो इतनी कितनी पावर लें कि क्या संभव है, संभावना है कि यहां n की पावर कुछ भी लगाएं वो 0 पर समाप्त हो जाए। जरूरी नहीं है कि 6n 12n ले लो, 5n यानी 5 की पावर ऐसी कोई 5 की पावर लो कि वो 0 पर समाप्त हो जाए। तो वही हमसे पूछ रहा है कि क्या ऐसी कोई पावर हो सकती है, n का मान ऐसा कोई हो सकता है कि वो 0 पर समाप्त हो जाए। तो एक बात मैं सिंपल सी बता दूं कि 0 पर वह संख्या समाप्त होती है जिसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आए। तो एक नियम बनता है, नियम लिखा देता हूं मैं। क्या नियम है? नियम है यदि कोई संख्या जीरो पर समाप्त होती है तो कम से कम एक बार उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड या उस संख्या के सीधे गुणनखंड भी लिख सकते हैं, उस संख्या के गुणनखंड, उस संख्या के गुणनखंड में 2, 5 आना चाहिए। कम से कम एक बार तो आना चाहिए। ज्यादा बार आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक बार अवश्य आना चाहिए। यदि कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो कम से कम एक बार उस संख्या के गुणनखंड में 2 × 5 या 2 और 5 के रूप में एक बार होना चाहिए। तो अब हम चेक कर लेते हैं। अतः 6 के गुणनखंड करने पर, अतः 6 के गुणनखंड करने पर 6 के गुणनखंड करते हैं हम, तो 2 का गया, फिर 3 का गया, क्या आ गया? 1। इसका मतलब 6 के जो गुणनखंड हुए वो किस रूप में हुए? 6 के गुणनखंड हुए 2 × 3 × 1।
अब देखो इसके 6 के गुणनखंड में 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं आया। और नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो कम से कम उसके गुणनखंड जो होगा वो 2 और 5 के रूप में कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। तो इसमें 2 तो आया एक बार लेकिन 5 नहीं आया, अतः यह 6 जो है वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। यहां लिखेंगे इसलिए 6 का गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में नहीं है, अतः यह कभी भी कितनी भी पावर ले लो इसकी तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। या 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो ये कारण हो गया, ये नियम हो गया। इस नियम के कारण ये संख्या जो है 0 पर समाप्त नहीं होगी। जैसे 30 है, 0 पर समाप्त है। एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, 30 है तो 30 के अभाज्य गुणनखंड 2 3 इंटू 5, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। तो देखो 2 और 5 आया इसमें। यानी अगर किसी संख्या की इकाई में 0 है और 0 पर वो समाप्त हो रही है तो उसके जो गुणनखंड होंगे वो 2 और 5 के रूप में एक बार जरूर होंगे। या किसी की पावर n है तो वो 2 और 5 के रूप में जरूर होगी। तो ये हमारा 5वां सवाल था। अब इसके बाद 6ठा सवाल, जैसे कि ऊपर सवाल दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों हैं? हमें ये बताना है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो मैं एक कारण बता दूं कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसे कि आपने छोटी क्लासों में समझ रखा है कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो देखो अभाज्य और भाज्य संख्या, जैसे यहां लिखता हूं मैं भाज्य, ठीक है, और यहां अभाज्य। भाज्य और अभाज्य संख्याओं में अंतर तो तुम्हें पता है, जिसके गुणनखंड नहीं होते वो अभाज्य और जिसके गुणनखंड हो जाते हैं वो भाज्य संख्याएं। लेकिन हमें जो सवाल ऊपर दे रखा है वो हमें पहचानना है कि क्या ये भाज्य है या अभाज्य। तो एक विशेषता और होती है भाज्य की और अभाज्य की। जैसे मैं भाज्य संख्याएं लिख रहा हूं, जैसे अभाज्य है 2 3 5 7 इस तरह, और अभाज्य कौन सी हुई 4 6 8 12, ये सब भाज्य संख्याएं। अच्छा, इनमें विशेषता क्या होती है? देखो मैं इनके टुकड़े करता हूं। भाज्य के टुकड़े क्या हुए 2 इंटू 2 इंटू 1। एक तो मैंने पिछले सवालों में पिछले वीडियो में भी बताया था, एक तो आता ही आता है क्योंकि एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। एक जो है वो सभी का ही गुणनखंड है। तो ये 4 के गुणनखंड होंगे, 6 के गुणनखंड क्या होंगे 2 इंटू 3 इंटू 1। 8 के गुणनखंड क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, इस तरह और भी कर सकते हैं हम। तो ये देखो ये गुणनखंड हुए हैं कौन सी संख्याओं के? भाज्य संख्याओं के। और अभाज्य संख्याओं के आपको बताया गया कि गुणनखंड नहीं होते, लेकिन एक तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, सबका ही गुणनखंड है, चाहे वो भाज्य संख्या हो चाहे अभाज्य हो, एक तो सभी का गुणनखंड है 3 5। अब इन संख्याओं को और इन संख्याओं को ध्यान से देखो, क्या पता लग रहा है? जो भाज्य संख्याएं हैं उनके देखो
सबसे छोटी हमने भाज्य संख्या 4 ली है क्योंकि 2 और 3 है भाज्य, तो सबसे पहले भाज्य संख्या जो आती है 4 आती है। तो 4 के गुणनखंड कितने? 3। 6 के 3, इसी तरह 8 के 5 4 गुणनखंड, 12 के 4 गुणनखंड। और देखो अभाज्य में कितने गुणनखंड है? 2 2 2, जो एक कॉमन है क्योंकि अभाज्य के गुणनखंड में सर्वनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। अब इन दोनों में एक बात पता लग रही है कि जो भाज्य संख्याएं हैं उनके गुणनखंड हमेशा 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, और जो अभाज्य संख्याएं उनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जो एक सर्वनिष्ठ के रूप में होता है। ठीक है, तो इस तरह भी हम चेक कर सकते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं, अभाज्य जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो और वो ही एक, उसके साथ 1 हो, खुद वही संख्या हो और उसके साथ 1 हो, और भाज्य संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, तो इसी नियम को अप्लाई हम छठे सवाल में करेंगे। ठीक है, किस तरह करेंगे वो देखो। अब ये देखो, ये तीनों इनटू में और ये संख्या प्लस में, तो ये 2 पद है। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, इस पद में और इस पद में 13 कॉमन है, इसके अंदर भी 13 है और यहां भी 13 है, तो 13 को हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? 7 इंटू 11 इंटू 1, तो 11 एकम 11, 1 को यहां लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 1 यहां लिखना होगा क्योंकि 13 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया? 1 बच गया। ठीक है, यानी इन दोनों में से हमने 13 को बाहर निकाल लिया, तब संख्या जब बाहर आ जाएगी तो उसकी जगह क्या बच जाता है? 1 बच जाता है, तो 11 एकम 11, 7 का 7 और यहां प्लस 1। अच्छा, अब ये कितना हो गया? 77, 11 7 77 प्लस 1। ठीक है, 13 इंटू 77 और 1 78। ठीक है, ये 2 गुणनखंड हो गए, और एक जो होता है वो सर्वनिष्ठ गुणनखंड सबका ही होता है, एक तो सभी का ही गुणनखंड होता है, तो एक मैंने लिख दिया। ठीक है, अब चलते हैं यहां पे। अब देखो, तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं इसका। अब देखो, इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है, 13 78, 78 के करेंगे तो और भी गुणनखंड हो जाएंगे क्योंकि 78 सम संख्या है, तो यानी मतलब पूरा पता चल रहा है कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। तो यहां लिखेंगे चूंकि 2 से अधिक गुणनखंड हैं, या 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण अतः यह एक भाज्य संख्या है। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या होती है। ठीक है, अब इसी सवाल को हम आगे करते हैं। अब इसमें देखो, एक पद ये इंटू इंटू है, तीनों चारों पांचों पद है, 6 पद है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, और प्लस 5, ये 2 पद है। अब इस पूरे पद में और इस पद में क्या कॉमन है? 5, तो हमने 5 को बाहर ले लिया। ठीक है, 5 बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, चूंकि 5 बाहर ले लिया तो यहाँ 5 की जगह क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि ये 5 लिख दिया था इसलिए मैंने 1 लिखा। ठीक है, प्लस 7 इंटू 6 इंटू यहाँ 5 की जगह 1, 4 3 इंटू 2। ठीक है, और प्लस 5 की जगह क्या आ जाएगा? 1। क्यों आ जाएगा 1? क्योंकि 5 हमने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, इसमें 5 बाहर आ गया, 1 बच गया, इसमें भी 5 बाहर आ गया, 1 बच गया। अब इन सब का गुणा कर दो, तो इन सब का गुणा क्या हो जाएगा? 7 6 42, 7 6 42, 42 एकम 42 इंटू 3 दूनी 6, 6 चौके 24 प्लस 1, और 42 और 24 को अब गुना करना है। 5 इंटू 42 और 24 का हो गया
1008 प्लस 1 कोष्ठक के अंदर है ना। अब 1008 और 1 कितने हो गए? 1009। और 1 क्या होता है? सर्वनिष्ठ गुणनखंड होता है सभी का। ठीक है, अब देखो यही नियम इसमें लागू हो रहा है। इसके 2 से अधिक गुणनखंड है तो यहां वही लिखेंगे, चूंकि 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। तो ये हमारा सवाल जो है छठा पूरा हुआ। ठीक है, 7वें सवाल में ऊपर जैसे कि लिखा हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक वर्ताकार चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को जब इस मैदान के चारों ओर चक्कर लगाती है तो 18 मिनट में एक चक्कर पूरा लगा लेती है और रवि 12 मिनट में एक चक्कर पूरा लगा लेता है। मान लो दोनों एक स्थान पर एक ही समय पर और एक ही दिशा में, यानी मतलब क्या है, जैसे ये गोल मैदान है, ये जैसे गोल मैदान है। ठीक है, यहीं से तो रवि दौड़ता है और यहीं से सोनिया दौड़ती है। दोनों एक चक्कर, दोनों इस मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक का मतलब नहीं, चक्कर लगाते हैं। अब कितने लगा रहे हैं ये इस सवाल में नहीं दिया है। रवि पूरा एक चक्कर जो पूरा कर लेता है वो करता है 12 मिनट में, और जो सोनिया है वो 18 मिनट में। ठीक है ना, रवि जल्दी पूरा एक चक्कर लगा लेता है और सोनिया जो है उससे 6 मिनट लेट चक्कर लगाती है। अब ये पूछ रहा है कि कम से कम कितने समय बाद दोनों एक दूसरे को प्रारंभिक स्थान पर, यानी यहीं पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी इस जगह पर अब इस जगह मिले हुए हैं। जब दौड़ने से पहले दोनों इकट्ठा ही दौड़ना शुरू कर रहे हैं, लेकिन कितने समय बाद वो वापिस यहीं एक ही स्थान पर वापिस मिल जाएंगे। तो कम से कम पूछा है, और कम से कम पूछा है तो हम इसका लिए क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। कम से कम के लिए हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि भी क्या आ रहा है। भी पूरा चक्कर लगा रहा है ये, यानी ये नहीं बताया भी कितने चक्कर। हो सकता है कि शाम तक ये दौड़ ही रहे हो, और हो सकता है कि शाम तक वो कई बार मिले हो, यहाँ पे 10 बार मिले हो, 5 बार मिले हो, 6 बार मिले हो सकता है कि 72 मिनट बाद फिर मिले हो, उससे 170 मिनट बाद फिर मिले हो, 180 मिनट बाद फिर मिले हो। लेकिन हमें बताना है कि सबसे पहले कितने मिनट बाद ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो हमें एलसीएम इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा? कम से कम के लिए एलसीएम और अधिक से अधिक के लिए एचसीएफ ज्ञात करना होता है। तो हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने एलसीएम ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जो सवाल है 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 निम 18, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। ठीक है, इसी तरह 12 के 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 18 के गुणनखंड क्या हुए? 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और 12 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब एलसीएम के लिए, जैसे हमने पिछले सवाल में आपको बताया कि एलसीएम के लिए क्या देखना पड़ता है कि ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आया है। जो गुणनखंड है, जो अधिक से अधिक कितनी बार आया है, तो 2 अधिक से अधिक, यहाँ तो 1 बार आया और यहाँ अधिक से अधिक 2 बार आया, तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 3 ऊपर 2 बार आया और नीचे 1 बार आया, लेकिन अधिक से अधिक 2 बार आया, तो अधिक से अधिक 2 बार हम इसको लिखेंगे। ठीक है, अब इसका गुना कर लो। 2 दूनी 4, 4 तिये 12,
भारतीय 36, यानी 36 मिनट बाद रवि और सोनिया जो है जहां से इन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया था उसी स्थान पर ये वापिस मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां आपने एक लाइन और लिख सकते हैं कि कम से कम के लिए, है ना, कितने समय बाद, कम से कम समय के लिए LCM ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, यह कारण हो गया अभी क्यों LCM ही क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि उसने ये पूछा है कि प्रारंभिक स्थान पे कितने समय बाद, यानी कम से कम कितने समय बाद, लिखा तो नहीं कम से कम, लेकिन हमें तो वही बताएंगे ना जो सबसे पहले मिले हैं, है ना, तो कम से कम ही ज्ञात करना पड़ेगा। तो कम से कम ज्ञात करने के लिए हमें LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो है इस प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है और पहली प्रश्नावली इसी के साथ पूरी होती है। और इसके बाद हम जो अगली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2, वो अगले वीडियो में हम करेंगे। तब तक देखते रहें और सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।